शांति में छिपा है हर समस्या का हल। कहानी एक कर्मों के फल पर आधारित है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है। सुनना। किसी गांव में एक दानवीर नाम का किसान रहता था और उस किसान के 2 पुत्र थे। उनमें से एक का नाम पंकज और दूसरे बेटे का नाम गगन था। खेतीबाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। सभी आराम चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात, वह बूढ़ा दानवीर किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय निकट आ गया है और आपस में तुम मेरे मरने के बाद बड़ी सहमति और मिलजुल कर ही रहना और सुख शांति के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ अशर्फियाँ इकट्ठी की थी जिन्हें मैंने घर के पीछे छिपा रखी हैं बरगद के पेड़ के नीचे। वह तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे कि पिताजी, हम वादा करते हैं, जैसा आप कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद उस बूढ़े दानवीर किसान की मृत्यु हो गई। उसने अपने प्राण त्याग दिए। छोटे भाई को अपने पिता के जाने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दोनों भाई ने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बड़े भाई पंकज को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो बस सिर्फ अशर्फियाँ ही घूम रही थी। उस रात को पंकज को नींद नहीं आई। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह उठने से पहले ही वह उठ कर बैठ गया और विचार करने लगा अपने मन में और सोचने लगा कि गगन के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। यही सोचकर वो ज़मीन को खोदना का सामान उठा लाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर उसके पिताजी ने सोने को ज़मीन में गाड़ कर रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने ज़मीन को खोद कर वहाँ से अशर्फियाँ बाहर निकाल ली और अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा, वाह, सारी अशर्फियाँ, अब लगता मुझे ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अब तो, और ना ही किसी चीज़ की कमी रहेगी मेरे को। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर ज़मीन के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में पहुंच करके उसने उसी स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया। सुबह हुई तो छोटा भाई गगन बड़े भाई पंकज को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर उठा रहा था। कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया, हमारे घर के पेड़ के नीचे से ज़मीन खुदी हुई पड़ी है भैया, वहाँ से सारी अशर्फियाँ भी गायब हैं। मुझे लगता कि कोई चोर हमारी अशर्फियों को चुरा कर ले गया और भाग गया। पंकज कहने लगा, अरे क्या बोल रहे हो भाई, चलो मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में ही अशर्फियाँ वहाँ से गायब थी और ज़मीन बरगद के पेड़ के नीचे से खोद रखी थी। तब भैया मेरे विचार से अब क्या करें, पहले राजा के दरबार में जाकर सूचना देनी चाहिए भाई। पंकज कहने लगा, ठहरो गगन, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गगन कहने लगा, क्यों भैया? पंकज ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने ज़मीन में दबी हुई अशर्फियों को बाहर निकाला है। गगन चौंक गया और पूछने लगा, भैया आप क्या जानते हो, वह कौन है? पंकज कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर कौन है? वह चोर तुम हो। यह सुनकर गगन कहने लगा, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं चोरी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। पंकज कहने लगा, फालतू मत बोलो, तुम्हारे और मेरे अलावा अशर्फियों के बारे में किसी और को नहीं पता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। गगन ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कोई अशर्फियाँ नहीं चुराई हैं।
मैं कुछ नहीं जानता। पंकज कहने लगा कि तुम मुझे वहाँ असरफियाँ लौटा दो, नहीं तो तुम घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। गगन उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या गांव को भी छोड़कर चला जाऊंगा। गगन दुखी मन से वहाँ से निकल पड़ा। वह चलते चलते सोचने लगा कि जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, क्योंकि देखो 10 रुपया भी निकाल ली, छोटे भाई को बेकसूर को घर से निकाल दिया। जब घर पर बैठा पंकज बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से काटा अपने आप ही निकल गया, अब सारी 10 रुपया मेरी हो गई हैं, मेरे अलावा किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहाँ जो एक छोटा भाई था, गगन बड़े ही दुखी मन से वहाँ से चला गया। उसके मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी चलता जा रहा था, तभी एक बड़ी सी चट्टान उसके ऊपर वो जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी, चारों ओर घना अंधेरा था। उलझन में पड़ा गगन सारी बातें सोच रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, ये 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। और सोचने लगा, ये कैसी आवाज़ है। सच्चाई जानने के लिए गगन नीचे की ओर झुका। उसने देखा 3 आदमी वहाँ पर थे, जो बैठे हुए थे वह तीनों आपस में किसी तरह के धन की बंटवारा कर रहे थे। गगन को यह समझने में बिल्कुल भी देरी न लगी, ये तीनों चोर हैं और ये तीनों चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से गगन का पैर फिसल गया और उन चोरों के बीच में जाकर धड़ाम से गिर गया। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह डर के मारे भागने लगा। कहने लगा, भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है राजा का कोई गुप्त चरिया, उसका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों का पीछा कर रहा है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल जो चोरी करके लाए थे डर के मारे सब छोड़कर भाग गए। जब गगन की नज़र उस धन पर पड़ी तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन में दूसरा विचार आया कि असल में ये मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए इनको मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ। यही विचार करके गगन ने सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते वह एक घने जंगल से जा रहा था। तभी लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा कि खबरदार, जो कुछ तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। गगन लुटेरों की बात सुनकर कहने लगा, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद गगन के पास तो वास्तव में कोई वस्तु धन नहीं था। तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो यह हमारे काम आएगा, इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही गगन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, एक तरफ मुसीबत का मारा था और यहाँ आकर डाकुओं के चुंगल में पड़ गया, उससे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तभी कुछ डाकू ने गगन के हाथ पैर बांधे और गगन को उठाकर उसके ठिकाने पर ले गए। परंतु अड्डे तक पहुँचते पहुँचते गगन को एक उपाय समझ में आ गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल करने का वादा करो तो मैं 8000 स्वर्ण मुद्राएं का पता बता सकता हूँ। इतना सुनकर लुटेरों का सरदार कहने लगा, 8000 मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो तुम्हारी शर्त मंजूर है।
जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। गगन कहने लगा कि देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहाँ पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलूँगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर कोई बात करना, नहीं तो धोखा करने वाला सुबह होते ही सब आपको वहाँ लेकर जाऊँगा मैं। और सरदार ने कहा ठीक है। अगली सुबह होते ही गगन उन चोरों को उस जगह पर लेकर पहुँच गया जहाँ पर सोने की मुद्राएं छिपी हुई थी। आदमियों ने उस जगह पर तुरंत ही खोदा और शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी जो सरदार के आदमी थे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मुद्राओं को अपने थैलों में भरकर अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु गगन के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था कि स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद गगन लुटेरों के गिरोह के साथ रहने लगा और लुटेरों का सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय बाद गगन ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। यदि आपकी इजाज़त मिल जाए तो मैं बूढ़े माँ बाप के साथ अब कुछ समय बिता लूँ, जो बहुत दिनों से बीमार हैं। एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार गगन की योजना से बिल्कुल अनजान थे। वह गगन को अपना विश्वास योग्य मानते थे। वह जानता था सरदार की गगन का सबसे भरोसा का आदमी है। वह कभी भी किसी तरह का गगन सरदार के साथ धोखा नहीं करेगा, सरदार को पक्का यकीन था। तो उसने अर्जुन को 10 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाज़त दी। डाकू ने गगन की बात सुनी। गगन अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रही थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान है। मंत्री जी महाराज की बात सुन के करके कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वह आतंकी जल्दी ही आपके कारागार में नजर आएगा, मैं पकड़ कर लाऊंगा और उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसी समय वहाँ पर एक पहरेदार आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसकी बात को सुनकर महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। वह सिपाही गया और कुछ समय के बाद गगन को राजा के सामने लेकर आया। गगन राजा से कहने लगा कि महाराज को मेरा प्रणाम हो। महाराज, मेरा नाम गगन है। राजा कहने लगे, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब मुझे बता दो। गगन कहने लगा कि महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा कि दुष्ट, क्या तुम जानते हो यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं? जो कहना चाहता हूँ तुम सबके सामने कहो। राजा कहने लगा, ठहरिए महामंत्री जी, यदि हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहाँ से चले जाए, हमें बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए। तब बाद में गगन ने राजा के साथ बाहर गए और अकेले में पूरा किस्सा सुनाया और आगे कहने लगे, महाराज,
इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका। पूरी घटना के बारे में गगन ने महाराज को सब बता दिया। गगन ने महाराज से कहा, अब बस उसे उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। उसकी बात को सुनकर राजा कहने लगा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक होकर कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा। गगन कहने लगा कि महाराज, कल रात को कम से कम हमारे साथ 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दे। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगा, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। तो तय रहा, कल रात हम सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यही राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके अगले रात होते ही गगन अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू भी मारे गए। जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में गगन को देखकर डाकुओं का सरदार जो था वह मन ही मन सोचने लगा, उसने कितना बड़ा धोखा किया है। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। इस आदमी ने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों को और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जो था उसने डाकुओं को एक ही सज़ा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ कोई रियायत ना ही रहम किया है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिन के बाद फांसी पर लटका देना। और इसके बाद राजा ने गगन से कहा कि गगन, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। गगन ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा, क्योंकि उसके खुद की कमाई नहीं थी, बेईमानी करके धन प्राप्त किया था। उस धन से उसको जुआ खेलने की बुरी लत लगी थी उसके बड़े भाई को, और शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि उसने गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूँ। इसी तरह विचार करते हुए अपने घर से निकल पड़ा। चलता चलता उसी राज्य में आ गया गगन का बड़ा भाई, जहाँ पर उसका भाई गगन सेनापति था। उसी नगर में वहाँ सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी क्या मुझे कोई काम मिलेगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा, इसलिए मुझे माफ़ करो भाई, यहाँ से चले जाओ। पंकज सोचने लगा, ईमानदारी से शायद यहाँ मुझे कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। उसकी नज़र सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसने वहाँ से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग निकला, और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। बस वह तो चोर चिल्लाता ही रह गया। वहाँ से रफू चक्कर हो गया उसका बड़ा भाई, क्योंकि उसे तो आराम का खाने की आदत पड़ गई थी और अब दूसरे शहर में जाके भी वही काम किया उसने। कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन पंकज को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर लोग वापस लौट आए। इधर सेनापति बन चुका गगन अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था।
एक दिन की बात, महाराज ने गगन को बुलाया और कहा, गगन तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो इस पर तुम क्या चाहते हो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ विवाह करके ही भेज दूँ। गगन ने कहा, महाराज यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी कंवारा हूँ। गगन के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देखकर राजा की बेटी और गगन का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। महाराज ने गगन को कहा, बेटा गगन, अब हम 70 साल के हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य की जो बागडोर है वो तुम संभाल लो। गगन ने कहा, आपको जैसा उचित लगे महाराज। अगले ही दिन गगन का राज्य तिलक था, कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह कुछ महीने व्यतीत होते हैं और इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या गगन के सामने आई वह था पंकज, जो चोर बन गया था, जो उसी का सगा भाई पंकज था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि भविष्य में दोबारा चोरी ना करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूँ तो मुझे दोबारा कभी भी भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी और कोई चोरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से बिता लूँगा। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से पंकज राजमहल के पीछे जा पहुँचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में विचार करते हुए राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजमहल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही पंकज रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहाँ मौजूद राजा गगन ने उसे देख लिया। राजा गगन ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाही को आवाज़ लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे सभी वहाँ पर पहुँच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों गिरफ्तार करके इसे। पंकज ने वहाँ से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। गगन उसे देखकर कहने लगा कि तुम तो मेरे भाई पंकज हो, एक नामी चोर। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने पंकज को कारागार में डाल दिया। अब वह मन ही मन अपने किए का पश्चाताप कर रहा था और सोच रहा था कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया कि जहाँ से निकलना मुश्किल है। जबकि गगन, जिसे अब मैंने बेईमान बना के धक्के मार कर निकाला था अपने घर से, आज वो अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह राजा का, इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी यह दुर्गति हो गई। और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसकी के सामने खड़ा हूँ, उसी के बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर गगन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा थी कल का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊँगा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता तो कितना अच्छा होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सज़ा देनी ना पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर पंकज को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा, पंकज, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्ज़ाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? पंकज ने कहा कि बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को
आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में चाह करके भी कोई चोरी ना कर सके और किसी के साथ बेईमानी ना कर सके। गगन ने कहा ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिक को ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा के बाहर निकाल दिया जाए। गगन का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और मंत्री सभी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। चोर पंकज का एक हाथ और एक पैर काटकर उसके राज्य की सीमा के उसे बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा गगन पहुंच गए। गगन को देखकर पंकज बोला, महाराज आप कैसे यहाँ आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सज़ा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। यदि आप ऐसा करते तो मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। इस दुनिया में मैं अब क्या करूँगा? गगन ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा गगन नहीं बल्कि आपका छोटा भाई गगन खड़ा हूँ। एक राजा होकर मैंने चोर को सजा देकर अपने राज्य धर्म का पालन किया है और अब एक भाई अपने भाई से धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। पंकज ने कहा, मैं कुछ नहीं समझा। गगन कहने लगा, भैया मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े आराम से बिता लोगे। लेकिन भैया आप इनकार मत करना, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर पंकज कहने लगा कि तुम कितने महान हो गगन, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदाई करते हैं। एक दूसरे से बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह वापस चले गए और उसके बाद देश में पंकज को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा और राजा गगन को अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी? पंकज ने कैसा दुष्कर्म किया, बाप की कमाई पर छोटे भाई को घर से निकाल दिया और गगन ने नेक कमाई से राज्य का राजा होते हुए भी अपनी सूझबूझ से उसे दंड भी दे दिया और असरफी भी दे दी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? भाई का भाई होता है और कोई नहीं होता। दगा किसी का सगा नहीं, भाई के साथ दगा नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ताई के राम राम।